हाँ जी, तो मैं आपको करवा रही थी आपकी एंटी कैंसर ड्रग्स और हम कवर कर चुके हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स को, साथ में आपको ये क्लासिफ़िकेशन भी पढ़ा चुकी हूँ। अब हमने इस पार्ट को पढ़ना है, इन ड्रग्स को हम कहते हैं एंटी मेटाबोलाइट, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स जिनको हम कहते हैं एंटी मेटाबोलाइट। साथ पास्ट लेक्चर्स में आपको ये बता चुकी हूँ कि सेल साइकिल स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स कौन-सी होती हैं। तो ये जो आपके एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, जो अभी हम पढ़ने लगे हैं, ये सेल साइकिल स्पेसिफिक होती हैं। मीन्स ये स्पेसिफिकली एस फेज़ में काम करेंगी, ठीक है? तो आप नोट कर लो एस फेज़ में क्या हो रहा होता है, डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है। तो ये जितनी भी एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स अभी आपके सामने लिखी हुई हैं, क्या करेंगी? अब आपके सेल्स की डीएनए की सिंथेसिस नहीं होने देंगी, ठीक है? जब डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी तो सेल्स की किस तरह इन्फॉर्मेशन होगी और सेल्स की ओवर ग्रोथ होगी। तो हम डीएनए को इनहिबिट कर देंगे, ठीक है? इस तरह हम सेल्स की ग्रोथ को रोक देंगे। यहाँ पे भी आप नोट कर लो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, डीएनए सिंथेसिस पे इनहिबिशन करेंगे, एस फेज़ को इनहिबिट करेंगे। ठीक है जी? तो कमिंग टू आवर नोट्स, ये देखें। नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो डीएनए होता है वो किस तरह बनता है, आपकी प्यूरीन्स और पायरामिडीन्स मिलती हैं, उनसे डीएनए की फॉर्मेशन होती है। फिर हम डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, उसके थ्रू आरएनए बनाते हैं, फिर उसके ट्रांसलेशन से हमको प्रोटीन मिल जाती है। ठीक है? अब ये प्रोटीन क्या होगी? ये प्रोटीन आपके नए सेल्स को बनाने में हेल्प करेगी। लेकिन एंटी मेटाबोलाइट से हम क्या करेंगे? हम इस डीएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे। ठीक है? आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ। अब आप नोट करो, ये पूरा स्टेप हो रहा है जिसके अंदर आपकी प्यूरीन्स और पायरामिडीन की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है? मुझे दूसरा हाइलाइटर यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी प्यूरीन और पायरामिडीन की सिंथेसिस होती है। ये पूरे स्टेप्स आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन हुए हुए हैं। अब मैं आपको डिफरेंट ड्रग्स पढ़ाऊँगी जो कि इन डिफरेंट स्टेप्स में इन्हिबिशन करेंगे और प्यूरीन और पायरामिडीन की सिंथेसिस नहीं होने देंगे। अभी आपने देख लिया कि प्यूरीन, पायरामिडीन मिलकर डीएनए बना रहे थे, फिर डीएनए से आरएनए और प्रोटीन्स बन रहे थे। अगर हम प्यूरीन और पायरामिडीन्स को ही इनहिबिट कर दें, ओह माय गॉड! अगर हम उहुँ। मैं आपसे कह रही थी कि अगर हम प्यूरीन और पायरामिडीन को ही इनहिबिट कर दें, तो आपके डीएनए नहीं बन पाएगा, डीएनए नहीं बन पाएगा तो आरएनए नहीं होगा, प्रोटीन्स नहीं होंगी, नए सेल नहीं बन पाएगा। यही हमारा अल्टीमेट गोल है, ठीक है? तो इसलिए हमने प्यूरीन और पायरामिडीन को इनहिबिट करना है। अब आप डिफरेंट ड्रग्स पढ़ोगे, अगर आप क्लासिफिकेशन की तरफ चलो, तो जी ये रही आपकी क्लासिफिकेशन। अब सबसे फर्स्ट जो ड्रग मैं आपको पढ़ाऊँगी वो है फोलेट की एंटागोनिस्ट। ये जो ड्रग्स होंगी मेथोट्रेक्सेट और बाकी की जितनी भी ट्रेक्सेट होंगी, ये क्या करेंगी? फोलेट की सिंथेसिस नहीं होने देंगी। क्योंकि जब फोलेट ही नहीं होगा तो आगे जाके डीएनए कैसे बनेगा? आप नोट करें। फॉलिक एसिड से क्या होता है, नॉर्मली फॉलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड बनता है। फिर उससे क्या होता है, आपके बाकी के स्ट्रक्चर बनते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, डाइफॉस्फेट, आगे जाके डीएनए बनता है। अगर हम इसी स्टेप को इनहिबिट कर दें, जिसमें आपके फोलेट्स बन रहे हैं, ठीक है? जब फोलेट ही आपके नहीं होंगे तो आगे जाके डीएनए नहीं बनेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम मेथोट्रेक्सेट को देते हैं और इसकी बाकी फैमिली को देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, हम इसको डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। तो डीएचएफआर की मीनिंग होती है डाइहाइड्रोफोलेट फोलेट रिडक्टेज एंजाइम। जब ये इनहिबिट हो जाता है, तो आपके आगे जाके जो डीएनए की फॉर्मेशन होती है, वो भी इनहिबिट हो जाती है। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि मेथोट्रेक्सेट क्या करती है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। इसकी वजह से क्या होगा, फोलेट नहीं होगा। फोलेट की वजह से डीएनए नहीं होगा, आरएनए नहीं होगा, प्रोटीन्स नहीं बनेंगी। तो ये आपने अपना याद करना है, ठीक है? तो पहले आपने पढ़ी जो ड्रग है वो है मेथोट्रेक्सेट। अब हम चलते हैं वापस से अपनी क्लासिफिकेशन पे। अब आपने फोलेट एंटागोनिस्ट पढ़ लिए, मेथोट्रेक्सेट और बाकी। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी प्यूरिन्स के एंटागोनिस्ट, ठीक है? इसके अंदर कौन-कौन सी ड्रग्स होती हैं, आप नोट कर लो। सिस मरकप्टोप्यूरिन और साथ 6 थायोग्वानिन। तो नोट कर लो, ये रही आपकी 6 मरकप्टोप्यूरिन और 6 थायोग्वानिन। इनको शॉर्ट में लिखा हुआ है। एमपी मीन्स मरकप्टोप्यूरिन और टीजे मीन्स थायोग्वानिन। ये दोनों ड्रग्स क्या करती हैं, आप नोट कर लो। ये कुछ आपको दिख रहा होगा, मैं एरो से दिखाती हूँ। एचजीपीआरटी, ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं। तो एचजीपीआरटी की मीनिंग क्या होती है? हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है? ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, जिसको आप शॉर्टली कहते हो एचजीपीआरटीएस, ठीक है? तो ये रही आपकी कौन, सिस मरकप्टोप्यूरिन और साथ थायोग्वानिन। दोनों क्या करेंगी, इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगी। जब एंजाइम इनहिबिट होगा तो आगे जाके आपके जो प्यूरिन्स की सिंथेसिस हो रही है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है? अगेन कमिंग टू योर क्लासिफिकेशन, आपने कौन सी ड्रग पढ़ी? आपने फोलेट में आपने कौन सी पढ़ी है? मेथोट्रेक्सेट पढ़ी है। प्यूरिन एंटागोनिस्ट में आपने कौन सी पढ़ी है? सिस मरकप्टोप्यूरिन और 6 थायोग्वानिन। जिस तरह मैं बता रही हूँ आपने वैसे याद रखना है, बहुत आपको वर्थ इट हो जाएगा लेक्चर, ठीक है? अब देखो और कौन-सी हैं आपके पास, ये पायरामिडिन के एंटागोनिस्ट हैं। इसके अंदर कौन-सी आ जाती हैं? 5 फ्लोरोयूरेसिल आ जाती है, साइटारिबीन आ जाती है। इनको भी पढ़ लेते हैं। अगेन हमारी 5 फ्लोरोयूरेसिल ढूँढो कहाँ पर है, ये रही। और साथ आपकी साइटारिबीन, ये रही। ठीक है, पहले हम अगर हम बात करें 5 फ्लोरोयूरेसिल की, ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर रही है, टीएस। टीएस की मीनिंग क्या होती है? थाइमिडाइलेट सिंथेज़। ये इस एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगेन आपकी पायरामिडिन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ठीक है जी। दूसरी आपकी कौन-सी है? साइटारिबीन है। तो साइटारिबीन क्या कर रही है? वो आपके इस एंजाइम को इनहिबिट कर रही है। इस एंजाइम का नेम क्या है? इस एंजाइम का नेम है राइबोन्यूक्लियोसाइड रिडक्टेज़।
ठीक है? तो अब आप नोट कर लो 5-फ्लोरोयूरेसिल किसको इनहिबिट कर रही है? थायमिडाइलेट सिंथेज़ को। अगेन दिखाती हूँ। 5-फ्लोरोयूरेसिल किसको कर रही है? थायमिडाइलेट सिंथेज़ को। और आपकी ये जो साइटरबिन है साथ जेमसीटाबिन है, दोनों किसको इनहिबिट कर रही हैं? राइबोन्यूक्लियोसाइड एंजाइम को। ये रहा आपका राइबोन्यूक्लियोसाइड रिडक्टेज़, तो ये उसको इनहिबिट कर देती हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप इस पिक्चर को अपने माइंड में रखोगे, आपकी एंटी मेटाबोलाइट्स कवर हो जाएँगी। रिवाइज़ करवाती हूँ, आई नो थोड़ा मुश्किल होगा। पहले मैंने आपको पढ़ाई फोलेट की इन्हिबिटर्स, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया मेथोट्रेक्सेट। वो क्या करती है? डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज़ एंजाइम को इनहिबिट करती है। फिर मैंने आपको प्यूरिन के इन्हिबिटर्स पढ़ाया, उसमें मैंने आपको 2 ड्रग्स पढ़ाई हैं, सिस-मरकप्टोप्यूरिन और 5 थायोग्वानिन, ठीक है? ये क्या करती हैं? ये इस एचजीपीआरटीएस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, ठीक है? उसके बाद फिर मैंने आपको पायरामिडिन्स के इन्हिबिटर्स पढ़ाए, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाई 5-फ्लोरोयूरेसिल, जो कि इस थायमिडाइलेट सिंथेज़ एंजाइम को इनहिबिट करती है। साथ मैंने आपको साइटरबिन पढ़ाई और एक और ड्रग बताई जिसका नेम है जेमसिटाबिन। ये क्या करती है? ये दोनों ड्रग्स क्या करेंगी? आपके इस ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के एनालॉग्स होते हैं उनको इनहिबिट करती हैं। और किस तरह इनहिबिट करती हैं? इस एंजाइम को इनहिबिट करके, आरएनआर व्हिच स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज़, ठीक है? तो जी ये आपको एटलीस्ट इतनी तो एंटी मेटाबोलाइट्स आनी चाहिए। और भी यहाँ पे लिखी हुई हैं मगर जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। नोट से भी देख लो अगर हमने कोई मिस कर दी हो, नहीं हमने 4 की 4 पढ़नी है। मेथोट्रेक्सेट फोलेट के इन्हिबिटर है। सेसमरकप्टोपिरिन थायरोग्वानिन प्यूरिन्स के इन्हिबिटर हैं और ये दोनों पायरामिडिन्स के इन्हिबिटर्स हैं। सही है जी? अब आप ये चेक कर लो कि हमने इनके एडवर्स इफ़ेक्ट पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपने वो एडवर्स इफ़ेक्ट बताने होते हैं जो कि ओवरऑल सारे ड्रग्स के होते हैं। तो भाई ये जितनी भी ड्रग्स आपकी लिखी हुई हैं, ये सब क्या करेंगी? नॉज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, माइलोसप्रेशन और म्यूकोसाइटिस, ये सारी ड्रग्स आपकी एक तो ये एडवर्स इफ़ेक्ट करती हैं। साथ आपने एमसीक्यू के पॉइंट्स देखने होते हैं। तो ये जो मेथोट्रेक्सेट है ना, ये क्या करवाती है? पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवा देती है। लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? और ये जो आपकी 6 मरकप्टोप्यूरिन और थायोग्वानिन ये क्या करवाती हैं? कोलेस्टेसिस करवाती हैं। जीआईटी में आप पढ़ोगे, ठीक है? तो ये 2 डिज़ीज़ आपने याद रखनी है। क्या करेंगी? पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाएँगे आपकी मेथोट्रेक्सेट और कोलेस्टेसिस करवाएँगे आपके कप्टोप्यूरिन और थायोग्वानिन। एडवर्स इफ़ेक्ट हो गए, ठीक है? और बाकी आपने ओवरऑल सबके ये बताने हैं, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, माइलोसप्रेशन और म्यूकोसाइटिस। लास्टली आपने क्लिनिकल एप्लीकेशन बतानी है, ठीक है? अगेन अगर याद होती है तो करो, नहीं होती तो स्किप कर दो। मगर पहले क्लासिफ़िकेशन और ये जो टॉक्सिसिटी के पॉइंट्स बता रही हूँ, उनको याद रखना, ओके? हाँ जी, तो नोट कर लो। मेथोट्रेक्सेट आप कहाँ यूज़ करोगे? ये आप यूज़ करोगे ब्रेस्ट कार्सिनोमा में, हॉटस्किन नॉन-हॉटस्किन लिम्फोमा में, ब्लैडर कार्सिनोमा में और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। सिस-मरकप्टोपिरिन थायोग्वानिन आप कहाँ यूज़ करोगे? एएमएल में, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ब्लड के पैथो में ये, ठीक है? तो ये इसके अंदर आप दोगे। 5-फ्लोरोयूरेसिल आप कहाँ दोगे? इन सारे कैंसर्स में दोगे। जेमसिटाबिन और साइटोरिबिन आप कहाँ दोगे? पैंक्रियाज़ के कैंसर में, इसके अलावा नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ये आप अपनी रेस्टो में पढ़ोगे। तो ये सारे कार्सिनोमा थे जिनके ट्रीटमेंट के लिए आप ये ड्रग्स दे सकते हो। यू आर डन विथ योर एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स। आई होप मैंने आपको कन्फ्यूज़ ना किया हो और आपको समझ आया हो। थैंक यू।